हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय फिज़िक्स क्लासेस। बच्चों, कल तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की मूवमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ लिया था और हमने क्वेश्चंस भी पढ़ लिए थे। फिर मैंने आपसे कहा बच्चों, हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो मैंने फिर कहा इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन, जब हमारा जो फील्ड फाइंड करना है वो डाइपोल की एक्सिस पर ही हो। उसके लिए मैंने डाइपोल की दो एक्सिस बताई। पहली एक्सिस बच्चों मैंने बताई डाइपोल एक्सिस, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस से बच्चों मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है वो उसी लाइन पर बताना है जो लाइन हमारे दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन से पास हो रही है। मैंने कहा डाइपोल एक्सिस क्या होता है, डाइपोल एक्सिस वो लाइन है जब दो चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन से पास होने वाली लाइन हो। और इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होती है, जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाए। इस पूरी लाइन का जो चार्जेस को जोड़कर बना रहे हैं हम 2L को L और L में डिवाइड कर दे परपेंडिकुलरली, वो एक्सिस बच्चों हमारी होती है इक्वेटोरियल एक्सिस। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू दिस डाइपोल इन बोथ कंडीशंस। पहली कंडीशन हमारी डाइपोल एक्सिस पर, दूसरी इक्वेटोरियल एक्सिस पर। तो चलिए बच्चों हम लोग बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल एक्सिस पर और डाइपोल एक्सिस पर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट P ऑन द डाइपोल एक्सिस। हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल at point P on the dipole axis। डायपोल की एक्सिस पर हमें बच्चों बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैसे बता सकते हैं वो बच्चों सभी लोग ध्यान से देखें। मैंने माना एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 2L है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ है बच्चों 2L, और दो चार्जेस रखे हैं। एक तो चार्ज रखा है -Q और एक चार्ज रखा है हमारा +Q। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन ही बच्चों यहाँ यही थी कि दो चार्जेस होंगे और बहुत छोटी डिस्टेंस पर होंगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इन दोनों चार्जेस के या जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड P बताना है। क्या बच्चों सभी लोग बता पाएंगे? मैंने कहा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब ये बच्चों क्वेश्चन बन गया बिल्कुल कि -Q चार्ज भी रखा है, +Q चार्ज भी रखा है, उसकी वजह से एक पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये वही क्वेश्चन ही बन गया। तो डेरिवेशन समझ लो या क्वेश्चन समझ के कर लो, एक ही बात है। बच्चों अगर मैं ये कहूँ ये टोटल डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस 2L है, और 2L को हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने कहा ये L है और ये भी L होगी, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट P लिया है। अब बच्चों एक बात बताओ, ये टोटल r है, ये डिस्टेंस L है, टोटल r है, ये L है, तो ये कितनी रहेगी बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ये डिस्टेंस हमारी रह जाएगी r - L। क्या बच्चों समझ पा रहे हैं आप लोग? ये डिस्टेंस थी टोटल r, ये डिस्टेंस थी L, r में से L चला गया तो क्या रह गया बच्चों, r - L। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, ये डिस्टेंस बच्चों रह जाएगी r - L। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं ये कहूँ इस चार्ज से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, तो बच्चों आप ये कहेंगे सर r ये है डिस्टेंस, L ये है डिस्टेंस, तो टोटल कितनी हो जाएगी बच्चों, ये डिस्टेंस r + L।
यहाँ तक बात समझ में आई? मैं निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की डाइपोल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल एक्सिस एट पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके स्टूडेंट्स, फिर मैंने आपसे कहा कि जब ये r है ये l है तो ये डिस्टेंस रहेगी हमारी r माइनस एल और ये वाली टोटल डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों r प्लस एल। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। वेरी इजी, वी कैन रिमेंबर द न्यूमेरिकल आई हैव सॉल्व्ड इन द प्रीवियस क्लासेस, यू कैन वॉच इन द प्रीवियस वीडियोज। बच्चों देखो, हमें P पर बताना है, अगर मैं कहूँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं आपको याद होगा कि किसी Q चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों मैंने कहा कि इस वाले चार्ज से डिस्टेंस है r माइनस एल, तो इसका जो बनेगा वो क्या वैल्यू बनेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, बच्चों r कितना है इसका, r माइनस एल का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? अब सोचिए, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा, E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, सही है। अगर मैं बच्चों निकालना चाहूँ E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगा, तो हमें नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। डिस्टेंस कितनी है बच्चों, r प्लस एल, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस एल होल स्क्वायर। ये दो वैल्यूज़ बनी। और जो माइनस वाला होगा वो बच्चों होगा हमारा किस साइड, अंदर की तरफ, क्योंकि माइनस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अंदर की तरफ होता है और प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है। अब आप खुद सोच के बताइए कि इंटेंसिटी कौन सी ज़्यादा होगी, इसकी वजह से ज़्यादा होगी या इसकी वजह से ज़्यादा होगी। तो आप खुद सोच समझ के बताइए। समझा, सोचा? अभी नहीं, देखो मैं समझाता हूँ। बच्चों देखो, ये Q चार्ज है, चार्जेस दोनों इक्वल हैं, ये पास में है, इसकी वैल्यू पास में है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्लस वाले की वजह से ज़्यादा होगी। ये दूर है तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी। और चार्ज इक्वल है तो इसलिए हम सीधा सीधा भी एनालाइज कर सकते हैं। अगर मैं निकालना चाहूँ E एट P, तो वो बच्चों किसके इक्वल होगा, E ड्यू टू पॉजिटिव माइनस E ड्यू टू नेगेटिव। ठीक, अब बच्चों E ड्यू टू पॉजिटिव लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो E एट P ये बनेगा हमारा जाकर के। अब क्या करना है, हमें इसको सिर्फ सॉल्व ही तो करना है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं बच्चों आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि है क्या कि मैं जिसको भी देखता हूँ ख़ासतौर से YouTube पे या हर जगह, कि हर कोई ये चाहता है कि बच्चा 12th में, हर बच्चा, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे उनके फ्रेंड्स हों, चाहे कुछ भी, बच्चा नहीं इतना कैपेबल है, फिर भी सबकी अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन यही होती है कि वो IIT निकाल ले। और मैं जितने भी टीचर्स या ट्यूटर्स किसी को भी देखता हूँ तो हर टीचर सीधा शुरू करके बच्चे को थोड़ा सा साथ ना पढ़ाने की जगह पे सीधा IIT लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करता है। खुद भी उनका लेवल नहीं है। मैंने बहुत सारी टीचर्स की वीडियो देखी, बहुत फेमस टीचर्स हैं, वो कहते हैं मैं IIT पढ़ा रहा हूँ, और मैं फिर देखता हूँ कि वीडियोस की 4-5 वीडियो में पूरा IIT लेवल हो गया। मैं भी कोटा में पढ़ा हुआ हूँ, मैंने खुद देखा, एनालाइज किया है ये क्या कंडीशन है, और ये लोग क्या कह के IIT बोलने लग जाते हैं। बच्चों मेरा जो मेन फोकस है वो उन स्टूडेंट्स पर है जिनको क्लास में समझाने के बावजूद भी समझ में नहीं आता है। जब मैं बहुत सारी चीज़ें समझाता हूँ, बेचारा मेहनत कर रहा है, मेरे खुद के क्लास में बच्चा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा यहाँ पर, वो इतना एफर्ट्स करता है लेकिन फिर भी नहीं हो पाता उससे, लेकिन फिर मुझे उसकी मेहनत पर बहुत खुशी होती है। तो मैं उन बच्चों पर फोकस कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिन बच्चों को कोई देखना नहीं चाहता भाई। तो आप ये ना सोचें कि मैं ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ें समझाता हूँ, ये बहुत छोटी सी बात है सर, एक बार बता दिया दोबारा क्यों बताते हो।
बच्चे मुझसे खुद कहते हैं सर मुझे यही चीज़ आपकी अच्छी लगती है कि कोई भी देखो वो एक बार बताया ही एक बात और बस छोड़ के आगे बढ़ गया। अब हमें नहीं वो चीज़ समझ में आ रही, आप 2 बार बता देते हो 3 बार बता देते हो तो मुझे अच्छे से समझ में आ जाता है। अब भाई मैं अगर ख़त्म कर दूँ 1-1.5 घंटे की 3-4 वीडियो बना दूँ, मैंने वीडियो बनाई थी 1-1.25 घंटे की वीडियो बनाई थी, लेकिन हो क्या रहा है उस वीडियो को बनाने के बाद जब मैंने बच्चे को भेजा, मैंने कहा भाई देख 1.5 घंटे की वीडियो, तो बच्चे ने सीधा देखा इतने में सर परेशानी होने लगती है, अभी ऑनलाइन में इतना फोकस नहीं हो पा रहा। तो मैं छोटी वीडियो बनाने की कोशिश ये करता हूँ, जैसे कि एक मोटी सी किताब अगर मेरे सामने रख दी जाए तो मैं उसे पढ़ने की जगह पे अगर उस किताब के हर चैप्टर को पतले पतले फॉर्मेट्स में बांट दिया जाए तो मैं हर चैप्टर क्लियर करके मुझे एक माइलस्टोन मिलता है कि मेरे मन को खुशी मिलती है, आज मैंने एक चैप्टर क्लियर कर लिया। और वही मोटी सी किताब प्रॉब्लम करती है। कोटा में भी तो यही होता है, वो चाह रहे हैं तो एक मोटी सी बुक दे सकते हैं सारे असाइनमेंट सारे की, लेकिन वो शीट्स ही देते हैं, हर चैप्टर की शीट्स और डीपीपी। वो चाहें तो एक मोटी सी बुक बनवा के सारी डीपीपी शीट सब एक में ही लगा के दे सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मेरे छोटे छोटे वीडियोज़ अब इसीलिए बना रहा हूँ और मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि मेरी वीडियो ज़्यादा बड़े ना हो। क्वांटिटी वीडियोज़ की बढ़ जाए कोई बात नहीं, मेरी प्लेलिस्ट में दिखाई देंगे 50 वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही अकेले, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फोकस मेनली उन स्टूडेंट्स पर है जो कोशिश करते हैं लेकिन उतने एफर्ट्स करने के बावजूद वो नहीं समझ पा रहे हैं। जिन टीचर्स ने उनको पहले पढ़ाया है उनका बेसिक्स क्लियर नहीं करा उन्होंने, वो बढ़ गए क्लास में। जो पहली सीट पे बच्चा बैठा उसने बोला कि सर हो गया, तो सबने ये सोच लिया कि हो गया। भाई वो बच्चे भी उनकी चेहरे की तरफ देखो ना, कि वो यहाँ कमेंट भी नहीं कर पा रहे, मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं थैंक यू सर। यहाँ कमेंट में अगर वो करेंगे तो नाम जान जाएंगे सब लोग उनका। तो मेरा मेन फोकस वो नहीं है कि मैं आईआईटी ही निकलवा दूँ हर बच्चे को। आईआईटी तो दुनिया भर के टीचर पढ़ा रहे हैं, सब आईआईटी ही पढ़ा रहे हैं, सब लोग आईआईटी की ही बात करते हैं। मैं उन बच्चों पे फोकस कर रहा हूँ जिनको ऑनलाइन पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ पाते हैं। तो मेरी वीडियोज़ को देखो, मैं एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बेटा मैंने यहाँ से ये कॉमन लिया है, अगर मैंने 1-2 बार बता दिया, एक चैप्टर में सारी चीज़ें बता दी तो वो बच्चा अपने आप समझने लग जाता है। अब बायो का भी स्टूडेंट होता है, मेरे स्कूल में तो इतने स्टूडेंट्स हैं उन्हें कैलकुलेशन समझ में नहीं आती। तो मेरा फोकस उन बच्चों पे भी है, मुझे सारे बच्चे पास कराने हैं, सारे बच्चे अच्छे नंबर लेकर के आएँ। एक टॉपर निकाल दो बाकी फेल हो जाए तो कोई समझ नहीं आता मुझे, ठीक है। और जिस बच्चे को समझ में आ रहा है अच्छे से तो वो स्पीड बढ़ाओ। 20 मिनट की 30 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट में देखो, काम खत्म करो, आपका भी बेनिफिट है। अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो वो आराम से चलने दो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और धीरे धीरे रूटीन बनेगा। जब आप मेरी सारी अब दोबारा से जो बच्चा देख चुका है फिर पूरी प्लेलिस्ट उठा के देखना आप लोग, अब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और लॉकडाउन है, आप ये सोचो कि एकदम सारी चीज़ें हो जाएंगी, बेटा नहीं हो पाती। फिर सिलेबस टीचर तो करा देगा लेकिन आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी बहुत ज़्यादा। तो अभी से अपने आप को उस लायक बना के रखें कि समझ में आए। मेरा जो मेन फोकस है बच्चों, वो कोई आईआईटी नहीं है, मेरा मेन फोकस है एकेडमिक्स में हर बच्चे को अच्छे मार्क्स दिलाना, मेरा ये मोटो है। तो मैं इस मोटो को लेकर के चल रहा हूँ। जो बायो का बच्चा है साइड में बैठा रहता है क्लास में, जब मैं अपनी क्लास को इमेजिन करता हूँ, मैं ये नहीं सोचता कि मैं कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी क्लास को इमेजिन करता हूँ तो मुझे वैसी फीलिंग आती है कि हाँ वो बच्चा डाउट पूछने के लिए बैठा है, तो मुझे एकदम एहसास होता है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ बतानी है। तो किसी और वे में ना लें कि मैं इतना स्लो क्यों पढ़ाता हूँ, छोटी छोटी वीडियो डालता हूँ, क्योंकि वो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि छोटी देख ली, आज मैंने एक वीडियो क्लियर कर ली, अब तुरंत बाद एक और वीडियो देख ली, तो उसे लगेगा कि मैंने 2 वीडियो क्लियर कर ली। अब एक 1.5 घंटे की वीडियो में वो 1.5 घंटा कभी क्लियर ही नहीं कर पाता है, फिर तब तक पीछे का भूल जाता है। अब एक वीडियो करने के बाद वो एक वीडियो को वापस से देखता है, अपने नोट्स बनाता है। और आज के नोट्स मैं आपके लिंक में दे दूंगा। अब मैं डेली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उस दिन के नोट्स दे दिया करूँगा, ठीक है बच्चों। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बातें ज़्यादा करनी मैंने, वैसे मैं बातें करता नहीं हूँ लेकिन ज़रूरी हो जाती है जब बच्चे पर्सनली वो बच्चे मुझे थैंक यू करते हैं कि सर बहुत अच्छा लगा। और अननोन नंबर से आ जाता है कभी कभी, कौन हो सर, कि वहाँ से आपका नंबर मिल गया। मैं नंबर नहीं देना चाहता, यहाँ पर प्रॉब्लम होती है फिर बाद में, ठीक है। और अब अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो। और क्या मिला है, मुझे कुछ मिलना तो है नहीं इससे, बस मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको सही टाइम पे कंटेंट मिल जाएगा, आप मुझे जानते हैं, आप पे टीचर हूँ मैं, बस इतना मेरा चाहते हैं। आगे जो कुछ भी होगा
वो अपने आप हो ही जाएगा। अब कोरोना ने सारा बर्बाद कर दिया, किसी के हाथ में था? इतनी इकोनॉमी डाउन चली गई, मोदी जी बढ़ाते रहे कि ट्रम्प ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, 1 सेकंड में कोरोना ने सारा ख़त्म कर दिया। तो ऐसा क्या है, सब बच्चे पास हो जाए, अच्छा हो जाए तो बस आप लोग सब याद करोगे। वो बच्चे भी मेरा अच्छा सोचें कि भाई जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मम्मी ने साइंस, पापा ने साइंस दिला दिया और फिज़िक्स समझ में नहीं आ रही, भाई कठिन सब्जेक्ट है, मैथ अप्लाई होती है इसमें, अब समझ में नहीं आ रही और फिर पेरेंट्स प्रेशर करते हैं, बेचारा बच्चा क्या करे, और टीचर भी आया समझाया और चला गया, मतलब ही नहीं। मैं मेन फोकस उन्हीं बच्चों पे रहता है मेरा। ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए भाई, और जिसको अच्छा ना लगे तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है बच्चों, मैंने बताया इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस प्लस Q चार्ज की वजह से, और इस माइनस Q चार्ज की वजह से। तो ओवरऑल जो फील्ड बनेगा बच्चों, मैंने डिस्टेंस बताई है, r माइनस एल हो जाएगी, r प्लस एल हो जाएगी, और किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। और बच्चों मैं एक और ऑप्शन बताता हूँ आपको, हर बच्चा IIT नहीं निकाल पाता है, कैसे निकल जाएगी भाई, 10,000 सीटें हैं, मैं देखता हूँ कि अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनके एक एक वीडियो पे 10,000 क्या 30,000 व्यूअर्स होते हैं, तो 10,000 सीटें हैं टोटल ऑल इंडिया में, कोटा कहाँ चला जाएगा भाई, एनवायरनमेंट कहाँ जाएगा, एलन का और रेजोनेंस का, ऐसे नहीं होता है ना। तो मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी बताऊंगा, आप मुझसे जुड़ेंगे तो बहुत सारे मैं ऑप्शंस भी बताऊंगा कि IIT के अलावा बहुत अच्छे ऑप्शंस भी हैं जिनको आप कर सकते हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी सेट हो सकती है, आप जो चाहें आगे चल के अपनी लाइफ में कर लेंगे। और रेस्पेक्ट जो उसको मिलेगी ना, वो अलग बात है बच्चों कि आपका इंटरेस्ट साइंस में है, आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, तब तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता ना, आप पैदा ही इन चीज़ों के लिए हुए हैं। लेकिन वो बच्चे भाई जिनको अपना जीवन भी चलाना है, सारी चीज़ें आगे करनी है, तो क्या IIT से ही थोड़ी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उनके भी ऑप्शंस बताऊंगा, आप मुझसे जुड़िए। 12th है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, और ऊपर से इस साल में ऐसी सिचुएशंस और क्रिएट हुई हैं कि आगे पता नहीं क्या हो, आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखिए। अब बच्चों देखो, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, पूरा कॉमन आ रहा है, ये देखो इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, तो E एट P हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन आ गया बच्चों, 1/r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बना। अब बच्चों देखो, इन दोनों का हम लोग क्या ले सकते हैं, LCM ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय मत करो, अभी इसको Q ही छोड़ दो बच्चों। अगर मैं LCM लूँगा तो r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये बनेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चों इसको ओपन करेंगे, ये क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और इसको ओपन करेंगे बच्चों, ये क्या बन जाएगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, अपॉन में क्या आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो देखो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, अपॉन में तो बच्चों यही लिखा रहेगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों कुछ कैंसिल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है क्या, देखो ये माइनस का r स्क्वायर, ये प्लस का r स्क्वायर, ये माइनस का l स्क्वायर, ये प्लस का l स्क्वायर, 2rl और 2rl 4rl हो जाएंगे। कहाँ लिखूँ अब मैं, इसको हटा देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिखने की तो ज़रूरत है नहीं। देखो बच्चों, E एट P ये बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4rl, या ऐसे लिख दो 2rl, और ये कितने बार आया है बच्चों, 2 बार आ गया, देखो 2rl 2 इंटू 2rl हो गया, ये अपॉन में क्या आ गया, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
1/4πε0 Q इंटू 2L, और इंटू बच्चों क्या बन गया यहाँ पर 2R। देखो लिखा वही है लेकिन हमने थोड़ी सी जगह चेंज कर दी, r² माइनस l² का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखिए 2L मैंने यहाँ लिख दिया और 2R मैंने अलग कर दिया। देखो बचा क्या, 4RL ही है। देखो मल्टीप्लाई करके देखेंगे 4RL ही है, तो यही तो लिखा हुआ है। अब बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P क्या होता है, Q इंटू 2L। Q इंटू 2L होता है, तो बच्चों Q इंटू 2L हमारा क्या बन गया बच्चों, P बन गया। तो E एट P हमारा क्या बना, 1/4πε0 P इंटू 2R अपॉन r² माइनस l² का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा बना E एट P। क्या बना बच्चों, 1/4πε0 P इंटू 2R अपॉन r² माइनस l² का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये यहाँ पर सभी लोग डायरेक्ट ये कर देते हैं कि इफ़ R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो जब R हमारा L से बहुत बड़ा होगा तो r² माइनस l² आपका ऑलमोस्ट कितना रह जाएगा, r², क्योंकि ये बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा। मैं कह दूँ R अगर हमारा 10 सेंटीमीटर है और L हमारा 1 मिलीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर कितना हो गया, ऑलमोस्ट इतना हो गया। उसके कंपैरिजन में 1 मिलीमीटर बहुत छोटा है। तब हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि ये जो r² माइनस l² है ये ऑलमोस्ट इक्वल्स टू r² हो जाएगा। तो E एट P हमारा क्या बन जाएगा, 1/4πε0 P इंटू 2R अपॉन r² का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, r² का स्क्वायर r की पावर 4 बन जाएगा। इससे जब r से ये काटेंगे तो बचा क्या, r³। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, E एट P 1/4πε0 2p/r³। ये ज़्यादातर क्या 95% प्लेसेस पर यही यूज़ होगा कि E एट P ये डायपोल एक्सिस पर P है, तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी 1/4πε0 2p/r³। ये कब है, जब R और L लगभग, क्या मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि अगर मैं कहूँ L हमारा 1 सेंटीमीटर है, R हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। और वरना ये भी अप्लाई करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कब अप्लाई होगा बच्चों, जब R हमारी L से बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। जब बहुत बड़ी होगी तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। और डायरेक्ट फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, E एट P 1/4πε0 2p/r³। एक बार फिर से समझते हैं बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने कहा एक डायपोल है जिसमें 2 चार्जेस हैं, एक -q चार्ज एक +q चार्ज। हमें इस डायपोल की एक्सिस पर इसके मिड पॉइंट से p डिस्टेंस पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या कहा कि सर अगर ये डिस्टेंस r है, ये L चली गई, मतलब टोटल बच्चों देखो ऐसे करके R थी, R में से ये इतनी L चली गई, तो ये वाली R माइनस L ही तो हो गई होगी। और इधर देखो ये R थी और ये L थी, तो ये टोटल कितनी होगी, R + L हो गई होगी। मुझे बताना था E कहाँ पर, P पर, तो मैंने निकाला इस +q चार्ज की वजह से और इस -q चार्ज की वजह से। +q चार्ज की वजह से डायरेक्शन दूर की तरफ होगी, -q चार्ज की वजह से डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। तो बच्चों ये जो है हमारा E + q, हमने फॉर्मूला देखा 1/4πε0 q/r² होता है। तो जब मैं +q की वजह से निकालूंगा तो डिस्टेंस हमारी कितनी बन रही है, R - L बन रही है, और -q की वजह से डिस्टेंस R + L बन रही है। फिर मैंने देखा पास वाले की वजह से इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और दूर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। तो मैंने क्या कहा, डिफरेंस निकाल दिया कि मैंने कहा भाई वेक्टर क्वांटिटी है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो डिफरेंस के इक्वल होगा। तो बच्चों मैंने क्या निकाल दिया, E एट P E ड्यू टू +q - E ड्यू टू -q। मैंने वैल्यू पुट करी, ऊपर का पूरा सामान कॉमन आ गया, इसको LCM ले लिया, होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये कट गया। फिर हमने Q इंटू 2L को P लिख दिया, फिर ये फॉर्मूला बना, इसको भी यूज़ करेंगे। अगर R इज़ नॉट वेरी वेरी ग्रेटर देन L, R हमारा L से बहुत बड़ा नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, अदरवाइज़ हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आगे आपको पता ही है कि न्यूमेरिकल्स जब हम लोग लगाते हैं तो 1/4πε0 की वैल्यू क्या पुट करी जाती है, तो 1/4πε0 की वैल्यू पुट करी जाती है 9 × 10⁻⁹। और ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, q/r 2p/r³। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं E इन द एक्सियल कंडीशन, ऐसे करके लिख लो,
एक्सियल कंडीशन में 9 × 10⁹ 2πr³। आप थोड़ा सा बैक करके साथ साथ लिख सकते हैं पॉज करके, या जैसा आपका मन करे वैसे लिख सकते हैं, और मैं आज आपको नोट्स दे ही दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है बच्चों, अब ये तो हो गई हमारी जब डायपोल एक्सिस पर हमें निकालना था। अब हमें निकालना है इक्वेटोरियल एक्सिस पर। ठीक है, तो हम दूसरी हेडिंग डालेंगे। सही बच्चों, समझ में आ गया? और मेरा मेन फोकस बच्चों देखो, जिसको IIT करना है भैया, दुनिया भर के टीचर हैं, आराम से आप पढ़िए, यूट्यूब पे क्या हर जगह। मुझे मेरे स्कूल से कहा गया है कि भाई, और मेरा भी मोटो यही रहता है कि हर बच्चे को समझ में आए, कि जब वो उस बच्चे को समझ में आएगा ना, उसकी अलग ही खुशी होती है भाई। और फिर जो समझ रहा है तो वो इस 30 मिनट की वीडियो को 10 मिनट में देख ही सकता है, तो उसका भी फ़ायदा, सबका फ़ायदा। 2x स्पीड कर लूँ, जैसा आप समझ पाएँ, 1.5x 2x आराम से देखो, जल्दी से समझ में आ जाए, अपने नोट्स बना लो। और जिस बच्चे को मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो कभी कभी कमेंट में बता भी दिया करो कि सर मैंने भी आपकी वीडियो देखी। पता ही नहीं चलता कौन देख जाता कौन नहीं देख जाता, व्यूअर्स दिखाई देते हैं खाली। अच्छा, हेडिंग डालते हैं दूसरी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। बच्चों, इक्वेटोरियल एक्सिस मैंने तो आपको बताई थी, ये क्या होती है, एक -q चार्ज है, एक +q चार्ज है। इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो एक्सिस होती है, मैंने मान लिया ये है। इस पॉइंट P पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब ये बच्चों सभी लोग जानते हैं कि डायपोल एक्सिस हम लोग कितनी लेते हैं, डायपोल की लेंथ 12। अब सबको समझ में आ रहा है कि मैंने वहाँ पर जब बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डिस्टेंस होती है चार्जेस के बीच में, वो 12 क्यों ली जाती है, मैंने इसी डेरिवेशन और पीछे वाली डेरिवेशन की वजह से ही बताया था। ठीक है, और मैंने कहा ये इसके मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, इसके स्मॉल r डिस्टेंस पर है ये पॉइंट P। हमें इस +q चार्ज की वजह से भी बताना है और इस -q चार्ज की वजह से भी बताना है। मैंने एक क्वेश्चन पीछे सॉल्व किया था, आप लोगों को याद हो, सेम टू सेम था वो भी। मैंने इससे पहले एक कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई थी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर न्यूमेरिकल्स, उस पर रेस्पॉन्स ही नहीं आया बच्चों का। और मैंने कितनी मेहनत से वो वीडियो बनाई थी बता नहीं सकता मैं। कैसे मैंने सोचा कि हाँ इस क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा, इस क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा, इसको समझाना है बच्चों को जा करके। आप लोग रेस्पॉन्स नहीं देते हो। चलो कोई नहीं, मेरा काम है, फिर मैं कर ही देता हूँ। बच्चों देखिए, अगर मैं बात करूँ इस +q चार्ज की वजह से, तो ये +q चार्ज क्या करेगा, इसको जो इंटेंसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, E ड्यू टू +q। अगर मैं बात करूँ -q वाला क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, E ड्यू टू -q। सही है। अब हमें बतानी है इंटेंसिटी इस पॉइंट पर, तो ये कैसे निकलेगी बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा। ये डिस्टेंस होगी हमारी L और ये भी डिस्टेंस होगी हमारी L। मुझे इंटेंसिटी निकालने के लिए उस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए होती है उस चार्ज से। उस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। अगर मुझे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, तो वापस से मैं आपको वही फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूँ, क्या कि E किसी पॉइंट चार्ज की वजह से होता है 1/4πε0 q/r²। यहाँ पर r क्या होता है, उस चार्ज से डिस्टेंस। अगर मैं इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर निकलवाना चाहूँ, तो हमें ये डिस्टेंस ये चाहिए होगी। अब आप ध्यान से समझ भी सकते हैं, देखिए ये राइट एंगल है, राइट एंगल है, और ये r है, ये L है, और राइट एंगल की सामने वाली साइड बच्चों होती है हमारी हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में या इस ट्राइंगल में बेस हमारा कितना है बच्चों, L, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, R, तो हाइपोटेनियस हमारा निकल आएगा। तो H कितना आ गया बच्चों, √r² प्लस L²। सही है। तो ये डिस्टेंस भी बच्चों आ गई हमारी r² प्लस L²।
और ये वाली भी डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गई। समझिएगा ध्यान से, अगर मैं निकालना चाहूँ E बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से बच्चों क्या बनेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होती है। और आर हमें क्या लेना है बच्चों, चार्ज और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ये बन जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर बन गया, सही है। ई ड्यू टू प्लस क्यू, अगर मैं बात करूँ ई ड्यू टू माइनस क्यू, तो ये क्या बनेगा बच्चों, डिस्टेंस तो सेम ही है, तो ये क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो वापस से यही बन जाएगा। मतलब दोनों के दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी इक्वल आ गए। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड और ई माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। मैंने क्या मान लिया, इसको कुछ भी मान लो, ई लिख दिया मैंने, ठीक है बच्चों। तो अब एक बात देखनी है, ये डिस्टेंस मैं हटा देता हूँ। मैंने माना अगर ये एंगल थीटा है, ये इसके पैरेलल हमने ठीक लाइन बनाई, तो देखो बच्चों ये पैरेलल लाइन इसके है, ये थीटा है तो ये भी थीटा, अल्टरनेटिंग एंगल हो जाएंगे, सही। अगर ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। बच्चों ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा। और मुझे पता है अगर दो वेक्टर हैं P, Q, P ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, अगर दो वेक्टर हैं, ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है, अगर दो वेक्टर्स हैं P और Q, उनके बीच का एंगल थीटा हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, यही होता है। अब मैं बात करूं अगर इस E प्लस क्यू का और E माइनस क्यू का, जो कि दोनों किसके आपस में बराबर हैं, उन दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 2 थीटा। तो E एट P क्या बनेगा हमारा, अंडर रूट ऑफ E प्लस क्यू का स्क्वायर, E माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस 2E प्लस क्यू E माइनस क्यू कॉस थीटा की जगह पे बच्चों में कितना लिखना पड़ेगा, 2 थीटा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल हमारा कितना है बच्चों, 2 थीटा है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि E प्लस क्यू E माइनस क्यू की वैल्यू हमने कितनी मान रखी है, E, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या बनेगा, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2EE कॉस 2 थीटा। ये क्या बनेगा बच्चों, 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस 2 थीटा। बच्चों कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन आ गया 2E स्क्वायर। 2E स्क्वायर था वो भी चला गया बच्चों, क्या रह गया यहाँ पर 1, तो यहाँ पर क्या रह गया कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पर एक ख़ास बात बच्चों देखो, मैं आपको एक कोड बताने वाला हूँ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी कॉस के साथ 1 आ जाए तो वो हमेशा ख़त्म करेगा इस 1 को। कैसे ख़त्म करेगा बच्चों, देखना ज़रा ध्यान से कि cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस, कि मैं उस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब हुआ क्या, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये -1 है, ये +1 है, ये ख़त्म हो जाएगा, एक दूसरे को ख़त्म कर देगा। तो बच्चों देखो अब यहाँ पर रह क्या गया, E एट P E एट P क्या रह गया बच्चों, देखना 2 2 ज़ा 4 E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर बच्चों मैं सबको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना चाहूँ तो E एट P हमारा क्या आ जाएगा, 2E कॉस थीटा, सही है, 2E कॉस थीटा। E दोनों इक्वल ही है, चाहे कोई सी भी वैल्यू उठा के रख दो, बात एक ही है, बात आती है कॉस थीटा की। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, साफ सुथरा सा बनाते हैं अलग से बच्चों, देखिए अगर मैं बात करूं, ये है लेंथ L, ये है R और ये है थीटा और ये है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कॉस थीटा हमारा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
बेस कितना है बच्चों L, हाइपोटेनियस कितना है √r² + L²। तो cos थीटा की वैल्यू हमारी आ गई बच्चों क्या, r² + L²। तो बच्चों मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकता हूँ E और cos थीटा की। तो E@P हमारा क्या बन गया 2 1/4πε0 Q/r² + L²। और बच्चों cos थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई L/√r² + L²। मैं इस 2 को उठा करके इसके साथ भेजना चाहता हूँ, भेज दूँ क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। E@P बनेगा हमारा 1/4πε0 Q × 2L अपॉन में। अब देखो इनका खेल क्या है बच्चों, वैल्यू दोनों की सेम ही है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मान लो हमारे साथ x लिखा है इंटू √x लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी समझिएगा बच्चों। √ का मतलब होता है पावर 1/2 और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो देखो सेम टू सेम कंडीशन ही तो यहाँ पर बनी हुई है। ये क्या हो जाएगा r² + L² की होल पावर 3/2। और ये हम लोग जानते ही हैं Q × 2L हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P होता है। तो E@P क्या बना जा करके हमारा 1/4πε0 P/r² + L² की होल पावर 3/2। ये हमारा फॉर्मूला बना जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस। किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो उसका फॉर्मूला हमारा निकल के आया 1/4πε0 P/r² + L² की होल पावर 3/2। अब देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होगा, लेकिन अगर r हमारा L से ज़्यादा बड़ा है, जो थोड़ी देर पहले अभी मैंने बताया था आपको कि अगर L हमारा 10 सेंटीमीटर है, r हमारा 10 सेंटीमीटर है, L हमारा 1 मिलीमीटर है, तो उसके कंपैरिजन में बहुत अंतर हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि जो r² + L² है ये ऑलमोस्ट इक्वल कितने हो जाएगा r² के, ये लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो E@P क्या बनेगा हमारा 1/4πε0 P/r² की होल पावर 3/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/4πε0 P/r³। तो E@P हमारा बना 1/4πε0 P/r³। और आप हमारा जानते ही हैं कि 9 × 10⁹ होता है और P/r³। ये इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पर। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, आज की वीडियो शायद थोड़ी बड़ी हो गई होगी, बातें ज़्यादा हो गई इसलिए, और डेरिवेशन भी मैंने 2 करा दिए। चलिए कोई नहीं, बातें अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ना अच्छी लगी हो तो स्किप कर देना, दोनों आपके हाथ में ऑप्शन है। बच्चों देखो, मैंने कहा 2 चार्जेस रखे हैं, एक -q एक +q, और उन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन पर, और वो भी बाइसेक्टर हो, उस पॉइंट P पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो मैंने कहा +q चार्ज है उसकी वजह से दूर की तरफ होगी, -q चार्ज है उसकी वजह से अंदर की तरफ होगी। फिर मैंने क्या कहा कि भाई डिस्टेंस क्या होगी, ये L है ये R है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो h हमारा आ गया √r² + L²। फिर हमने E -q की वजह से बताए पहले E +q की वजह से बता दिया, E -q की वजह से बता दिया। फिर मैंने कहा दोनों के मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही हैं, तो मैंने E लिख दिया। फिर मैंने कहा अगर 2 वेक्टर्स P और Q हो, उनके बीच का एंगल थीटा हो, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस टाइप से आता है। फिर मैंने कहा इन सबका भी रिजल्टेंट हम लोग निकाल देते हैं, उनके बीच का एंगल कितना है 2 थीटा, तो सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब फिर हमने कैलकुलेशन कर दी, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos² थीटा -1, सबको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दिया। cos थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी, cos थीटा की वैल्यू आई √1L/√r² + L²। फिर हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी E की, cos थीटा की, सबकी वैल्यू पुट कर दी। फिर 2 इधर आ गया, Q × 2L हमारा बन गया P, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, पावर 3/2 बन गई। तो ये इक्वाटोरियल पॉइंट पर हमारा आ गया। फिर मैंने कहा अगर R हमारा L से बहुत बड़ा हो तो ये इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाएगा। मतलब एक आप सोचो, एक इतनी बड़ी डिस्टेंस हो, एक बहुत छोटी सी डिस्टेंस, तो मैं क्या कह सकता हूँ इसके कंपैरिजन में, इसमें अगर मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है, ठीक,
उसमें 2-3 रुपये जोड़ भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। 10 रुपये और भी जोड़ दिया तो 1,10,000 हो जाएंगे, आपको कोई फ़र्क पड़ेगा ना, कुछ नहीं पड़ेगा। ऐसे अगर मैं कुछ घटा भी दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको मैंने r² ही लिख दिया। तो हमारा फॉर्मूला बना E/P = 1/4πε0 p/r³ और 9 × 10⁻9 p/r³। सब बच्चों समझ लिया होगा आप लोगों ने। एक बार फिर से देख सकते हैं वीडियो, अच्छी डेरिवेशन से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लीजिए आप। इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कल हम लोग करेंगे, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच। और सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मेरा फोकस बच्चों उन बच्चों पर है जिनको कोई नहीं पूछता है, बेचारा ध्यान ही नहीं देता कोई, तो आप मेरी वीडियो से बहुत अच्छे समझ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।